न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मंत्री शर्मा का अखिलेश पर सनातन धर्म बदनाम करने का आरोप। मोगा में डॉक्टर पर क्लिनिक में गोलीबारी, कानून व्यवस्था पर सवाल। सुनील यादव बोले, बिहार में रोज हो रही है हत्याएं। आइए देखते खबर विस्तार से। मंत्री AK शर्मा का अखिलेश यादव पर निशाना। अखिलेश ने सनातन धर्म को बदनाम किया। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री शर्मा ने कहा, अखिलेश यादव ने महाकुंभ और सनातन धर्म को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने 2013 की कुंभ की मेजबानी को लेकर भी सवाल उठाया। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि वे 2013 के महाकुंभ की अपनी कचरा निपटान योजना सार्वजनिक करे, क्या प्लान था उनका, क्या व्यवस्थाएं थी उनकी? देखिए, मैंने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा मौका छोड़ा ही नहीं कि महाकुंभ की तैयारियों को या सनातन पर्व को बदनाम करने का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। अभी आपकी बात सही है, हाल में एक मीडिया रिपोर्ट आई जिसको उन्होंने आनंद फानंद में बिना कोई समय देखे तुरंत उनको मजा आ गया कि लो ये मीडिया रिपोर्ट आई, और अपने देश की मीडिया ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट साथ में हमारी भावनाओं को सपोर्ट करती हुई। मैं उस मीडिया रिपोर्ट को जो उन्होंने ट्वीट किया है उसके बारे में जिक्र करूं तो वास्तविकता ये है कि जिस रिपोर्ट को उन्होंने ट्वीट किया है उस रिपोर्ट में स्वयं ये बताया जा रहा है 2 कर्मियों का इंटरव्यू लिया गया है, और उन्होंने एक कर्मी कहता है कि हम दिन रात यहाँ सफाई करते हैं, एक तिनका भी दिखे वो हमें बर्दाश्त नहीं है। दूसरा सफाई कह रहा है कि जो कूड़ा सड़कों पर से, टेंट्स में से, लाखों टेंट लगे थे, शौचालय में से या इधर से उधर से, जो भी घाटों से जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है, किस प्रकार फिर गाड़ियों में भरा जाता है, किस प्रकार वो ट्रांसफ़र स्टेशन पे जाता है और किस प्रकार वो प्रोसेसिंग स्टेशन पे जाता है। ये पूरी एक लिंक है जिसके तहत हम लोग काम करना शुरू किए थे। और मैं अपना जवाब देने के पहले मैं अखिलेश जी को याद कराना चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा कि 2013 का महाकुंभ आपने करवाया था। आपने कूड़े के उठाने से लेकर के निस्तारण तक की क्या व्यवस्थाएं किया था, ये जवाब मीडिया के साथ आप साझा कर दीजिए। जिस व्यवस्था पे हमारी व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहे हैं उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया था, ये जवाब मीडिया को बता दें। उतना ही नहीं, हमारा लखनऊ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे गोरखपुर हो, लाखों टन कचरा पूर्व की सरकारों की का लिगेसी वेस्ट जिसको कहते हैं, हम लिगेसी छोड़ करके गए थे। अभी उदाहरण में लखनऊ का ताज़ा उदाहरण, मैं गया भी था, शायद आपके मीडिया के कुछ मित्र भी वहाँ गए थे। लगभग 20 लाख टन कूड़े का पहाड़ लखनऊ में जमा हुआ था उस शिवरी में, और लगभग 8 लाख टन जो है एक और घैला करके एक जगह है वहाँ जमा हुआ था। घैला को हमने संपूर्ण रूप से साफ कर दिया, वहाँ वन उपवन बन अटल वन करके हमने वहाँ वन लगा दिया, और शिवरी में 19-20 लाख में से लगभग 13-14 लाख टन हमने कचरे का निस्तारण करके वहाँ भी 21 एकड़ ज़मीन हमने खाली किया है, और उसमें हमने पार्क बनाया है, मीटिंग ऑफिस बनाई है, अच्छी हमने व्यवस्थाएं। तो हम तो उनका छोड़ा हुआ कचरा, छोड़ी हुई गंदगी, राजनीतिक गंदगी भी साफ कर रहे हैं, नगरीय गंदगी भी साफ कर रहे हैं, ग्रामीण गंदगी भी साफ कर रहे हैं। जो भी गंदगी वो करके गए हैं वो हम साफ करने के प्रयास में लगे हैं। महाकुंभ की बात करूं तो 2013 में, और ये मैं बात अखिलेश यादव जी से कह रहा हूं, मैं उसका जवाब भी चाहूँगा। 2013 के महाकुंभ से लेकर के जो कूड़ा हमारे प्रयाग में इकट्ठा हुआ था उसको मैं अब साफ करवा रहा हूं, और उसमें से लगभग 25 लाख टन कूड़ा बसावर जो हमारा प्लांट है वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, और ये 20 साल का कूड़ा था। उसमें से अन्य अखिलेश जी की जानकारी के लिए हमने ज़्यादातर साफ कर दिया है। मात्र 1 लाख टन कूड़ा जो है उसमें बचा हुआ है, वो भी इसी महीने हमारा लक्ष्य है कि बसावर को हम कूड़ा रहित करते हुए वहाँ हम जो है सफाई का एक वैश्विक उदाहरण हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। लखनऊ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, आगरा हो, इन सभी जगहों पे 50-60 साल का पड़ा हुआ कूड़ा साफ करके हम लोग एक वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अब रही बात महाकुंभ की, तो जिस मीडिया रिपोर्ट को माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ा चढ़ा करके ट्वीट करके बताया है, उसकी मैं एक एक बात बताना चाहूँगा। शुरुआत उन्होंने ये कहा है कि भाई कूड़ा
पहली बात तो ये कि उस रिपोर्ट में भी ये स्वीकार किया गया है कि महाकुंभ के दरमियान 45-50 दिनों के महाकुंभ के दरमियान जहां देश की आधी आबादी आकर के गई है, पूरी दुनिया की 10वीं आबादी आकर के 66 करोड़ लोग आकर के गए हैं, 70 करोड़ लोग आकर के गए हैं, वहाँ एक भी तिनका उनको दिखाने का अवसर नहीं मिला उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसका मतलब यह उन्होंने कहा है कि कैसे वहाँ से कूड़ा उठता है, कैसे ट्रांसफ़र कैसे जाता है। उन्होंने जो 2-3 प्रश्न उठाए हैं उसका जवाब भी बहुत ही सटीक, बहुत ही मजबूत जवाब हमारे पास है। और वो ये है, उन्होंने कहा है कि बसावर में और कई चीज़ें तो असत्य वाचन, मैं कहूँगा कि गलत रिपोर्टिंग की गई है। इससे मीडिया हाउसेस को बचना चाहिए और जिम्मेदार अखिलेश यादव जी जैसे वरिष्ठ नेता के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज सांसद हैं, उनको ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स को स्वयं ट्वीट करने के। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोगा में डॉक्टर को क्लिनिक में गोली मारी गई। पंजाबी अभिनेत्री तानिया शर्मा के पिता और जाने माने डॉक्टर अनिलजीत कंबोज को उनके ही क्लिनिक में 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वॉरिंग ने खुद अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर की हालत को गंभीर बताया और आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था मजाक बन चुकी है। दिन दहाड़े क्लिनिक में गोली मारी जा रही है और सरकार मुख्य दर्शन बनी हुई है। कुछ ही दिनों पहले 4 शूट आउट हो चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि डॉक्टर अनिलजीत को साल 2022 से कुख्यात गैंगस्टर लैंडा की तरफ से फिरौती की धमकियां मिल रही थी। जी आज मैं मोगा विखे आया सी। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने मैनू इतला दी सी और अखबारों च भी असी देखा ਜਿਹੜੇ डॉक्टर अनिलजीत कंबोज साहब ने किस प्रकार उन्होंने क्लीनिक ते जाके उन्होंने हस्पताल दे विच 2 व्यक्तियों ने पेशेंट बन के ते वेरवा दे के उन्होंने भुलेखे च गल्लां चला के उन्होंने गोली मार दी। ये तो चंगा होया गोली जिहड़ी है वो उन्हों दियां रिब्स ते लंग्स दे कोले वजी आ, जिन्हें सारा घुम घुमा के बहुत सारिया जड़ियाँ इंटरस्टाइनस हैगियां नाड़ा अंदरलियां उहदा नुकसान करता। जिवें जिवें स्टूल पाइप साडी वेस्ट पाइप उहदा भी काफ़ी डैमेज हो गई, उन्होंने भी बाईपास किया है। सो स्टिल डॉक्टर साहब नूं मैं हुण मिल के आया। कालड़ा साहब ने उन्होंने मैनू दर्शन भी कराए, ICU च है, स्टिल क्रिटिकल उन्होंने हालात है। पर चंगी गल यह है कि वेंटीलेटर ते ने ऑक्सीजन का जिहड़ा फ्लो हैगा वो 100 ते सीगा 100% ते सी मगरले 72 घंटिया तो उहनूं हुण 65 ते उन्होंने थल्ले स्लो डाउन किया है। ये मतलब ये है कि हौली हौली फिर स्लो डाउन करके वेंटीलेटर उतर जाता है। और दूजा जिहड़ा डॉक्टर साहब ने ब्रीफ किया वो दस्सिया कि उन्हों की जिहड़ी पोजीशनिंग हैगी आ वो स्टेबल हैगे है, डाउनग्रेड नहीं होया। सो स्टिल ही इज़ अ स्टेबल। कहने का मतलब है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन BP थोड़ा जड़ा वो लो है, जिन्हों मेडिसिन्स दे नाल कंट्रोल किया जा रहा है। सो मैनू पूर्ण उम्मीद उन्हों का BP स्टेबल होएगा और वो इस गल चों जड़ा क्रिटिकल स्टेज तो निकले आउणगे, क्योंकि असी होप्स दे नाल आपदी जिंदगी जिउणे और जिहड़ा उन्होंने गोली नहीं तो दिल ते भी बच सकती सी उही गोली और बचत करके इमीडिएटली बहुत चंगा हॉस्पिटल है जिथे कालड़ा साहब केयर कर रहे हैं। DMC की टीम की भी इहदे च संयोग लिया जा रहा है। सो आई होप डॉक्टर साहब इस गल चों निकल के जल्दी आउणगे और असी सारे अरदास करते हैं। बड़िंग साहब रोजाना हमले हो रहे हैं, अज भी एक टेलर ते हमला होया। वो टेलर नहीं है, वो बहुत बड़ा एक मैं समझदा कि एक जिन्हें उड़ते पजामे और फैशन के युग दे विच अपना आपदा नाम कमाया सी, वीयर वेल टेलर। असी बचपन च जो 7-8 साल 10 साल दे हुंदे सी उत्थों कपड़े सवाउंदे हुंदे सीगे। 10 साल दे साडे परिवार वाले नानके लैके जांदे सी विआह शादियां दे मौके ते। नामी एक व्यक्ति सीगा जिन्होंने पूरा वो राजस्थान पंजाब के लोग जानते सन। अज और हैरानी की गल है 300 बंदा 400 कोई काम करता है, इस दे बावजूद तुसी दिन दिहाड़े शरेआम गोली मार के उन्होंने मार दिता गया। और मैं समझदा कि पता नहीं की गल है पंजाब के अंदर की हो गया। पंजाब की सरकार सुत्ती पई है, लॉ एंडर बुरा हाल है।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਚ ਮੋਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਊਲਰ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਬੱਲੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇ ਫੜ ਲਏ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਆਈ ਸੀ 2022 ਚ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਰੈਪਿਡ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੀਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਮਾਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ, ਸੌਖਾ ਪੈਸਾ ਵਟੋਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੁਸਕਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਤਾਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਏਰੀਆ BSF ਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਰॉ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੂੰਡੇ ਵੇਚਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਫਰੌਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰੌਤੀਆਂ ਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟੈਰਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਬਈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ 25 ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੋਕਤਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਗਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗੂਗਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ? ਫੜੋਸ SSP ਨੂੰ, ਫੜੋਸ SP ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਡਰੋ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। TV ਤੇ ਆਇਆ, ਲੈ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ। 57 ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਰੋਜ਼ 57 ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-12 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ वाला है, लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ठीक करने वाला ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ नहीं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में हर रोज हत्याएं हो रही है, बोले सुनील यादव। आरजेडी नेता सुनील यादव ने इस मामले में नीतीश कुमार सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, ये सिर्फ गोपाल खेमका की हत्या का मामला नहीं है, कुछ साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हो गई थी और राज्य में हर रोज हत्याएं हो रही है, हर जगह हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना की घटनाएं तो हाईलाइट होती है, लेकिन जिले और कस्बों में जो हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग तक नहीं होती है। सुनील यादव ने नीतीश कुमार पर सीधे हमला करते हुए कहा, बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। उन्होंने सवाल किया कि जब राजधानी के सबसे पॉश इलाकों में जहां लगभग हर जगह CCTV लगे हैं, वहां ऐसी वारदातें हो रही है, जो राज्य की बाकी हिस्सों की व्यवस्था क्या होगी? देखिए, ये खाली गोपाल खेमका जी का ही मामला नहीं है। पहले इनकी सुपुत्री की हत्या हुई और प्रत्येक दिन, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में हत्याएं ही हत्याएं, मर्डर ही मर्डर है। आपके एक हत्या की खबर पूरी चल नहीं पाती कि फिर आप देखते हैं कि अगले ही क्षण फिर कहीं डबल मर्डर हो गया। ये तो आप पटना की घटनाएं आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आप सुदूर इलाकों में जाइए, स्थिति इतनी बेहाल है, अपराधी बेलगाम है। बिहार में अपराधियों की भार है क्योंकि नीतीश कुमार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके लाडले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पावन सानिध्य में
जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के सौजन्य से अपराधी बिहार में धूम धड़ाका मचाए हुए हैं। जिस तरह से पुलिस लेट से, क्या प्लान वे में था, क्या है सब पूरा? जिस तरह पुलिस बगल में है, लेट से आ रही है। मैंने कहा ना, ये पटना के सबसे पॉश इलाके में, सबसे सुरक्षित इलाके में, जहां हर 1 फीट पे आपको सीसीटीवी लगा हुआ है, लोगों ने अपने निजी भी सीसीटीवी लगवा रखे हैं, वहां ये हालात है। किसी में कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। मैं बिहार पुलिस से पूछना चाहता हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि पिछले 2 महीने में बिहार पुलिस पे कितने हमले हुए हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बिहार पुलिस पे हमले होते हैं और बिहार पुलिस उनको रिपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसकी तह में जाइए। इसलिए नहीं करती है क्योंकि अपराधियों का, बिहार पुलिस का और सत्ताधारी नेताओं का एक नापाक गठजोड़ बन गया है। दारू कैसे बिकती है, उसमें कौन कौन साझेदार हैं। अब एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार पर हमला करेगा तो एक हिस्सेदार वो रिपोर्ट कैसे करेगा? क्योंकि जो हिस्सेदार है जिस पे हमला हुआ है, उसकी ये संवैधानिक दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो दारू ना बेचने दे, लेकिन वही उसका पार्टनर बना हुआ है, पुलिस ही माफिया की पार्टनर है, तो खुल के उस पर हमला करता है और वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाता। कितने हमले हुए हैं पुलिस पे, ये एक चिंतनीय विषय है। 2005 से पहले ऐसा होता था? बताइए। सरकार के लोग बोल रहे हैं कि कानून का राज है। क्या जब तक सरकार के लोगों पे कुछ हमला नहीं हो जाए तब वो मानेंगे नहीं जंगल राज है? सरकार के हम लोगों पे कहाँ नहीं हमला हो रहा? ये तो बीजेपी के तो नेता थे जिनका मर्डर हुआ है। पहले बेटे के जो हत्यारे थे उनका तो कोई सजा नहीं हुई। बिहार पुलिस की जो दोष सिद्धि दर क्या है, कन्विक्शन रेट क्या है? आप भी 3 दिन बाद इस घटना को भूल जाइएगा, आम आवाम भी भूल जाएगी, बिहार पुलिस भी भूल जाएगी, सरकार भी भूल जाएगी। जैसे ही कोई घटना होती है और आप लोगों ने जिस भी कारण से उसको चलाया, आपकी तो एजेंसी है, तो उनको ये लोग इस प्रयास में लग जाते हैं कि पहले तो खबर ना चले। हत्यारों को पकड़ने के फेर में नहीं रहती है एनडीए की सरकार, वो मीडिया मैनेजमेंट में लग जाती है कि ये खबर जैसे तैसे ना चले। तब तक तो हत्यारे कहीं के कहीं, बाद में किसी को मिलता नहीं है। और सत्ता संरक्षण में ये सब हो रहा है, सत्ता संपोषित अपराध है। 9 तारीख को आप लोग का प्रदर्शन है पटना की सड़कों पर, तेजस्वी जी राहुल गांधी साथ रहेंगे? बिल्कुल पूर्ण चक्का जाम है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं, सीपीआई एमएल, सीपीएम, सीपीआई, वीआईपी, और हमसे ज़्यादा बिहार के लोग अधिक व्याकुल और उत्सुक हैं। व्याकुल क्यों है? क्योंकि उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। गरीब के पास रोटी हो ना हो, लेकिन एक मत का अधिकार जरूर था, जिसके दम पे वो सरकार को झुकाता था कि हमारी इन मांगों का पूरा कीजिए, हमारे ये अधिकार दीजिए। अब जो वो अधिकार ही छीन लेंगे तो कल को कोई बोलने लायक नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र में चाहते हैं कि सब लोग अब गूंगा, बहरा और अंधा बन के रहे, जैसे जो कहे तानाशाह वही हो, जो हम बोले वैसे ही। हाँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का सितवे बंदरगाह दौरा। गुवाहाटी के सितवे बंदरगाह पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के समर्पित नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने बताया कि एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर के लिए उपलब्ध सभी संभावनाओं को विस्तार किया जा रहा है। सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह, जहाजरानी और जल मंत्रालय बंगाल की खाड़ी के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस प्रयासों से पूर्वोत्तर के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी सुविधाएं मिलेगी, जो क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। Look, all the possibilities which is accessible to the northeastern region under the Act East policy. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, because of his most devoted and dedicated leadership, visionary leadership, now, like the other ministry, particularly having connected with connectivity,
our ministry, Port Shipping Waterways, also trying to explore all the possibilities to have better connectivity through waterways to the Bay of Bengal. So that is why, of course, we have Bangladesh Protocol Route. The other one is this Seatway, and from Mizoram connecting Kaladan River and making possible connectivity with Seatway Port, and which will give access to the Bay of Bengal and Indian Ocean. So this is the way the people of Northeast are going to get one of the best connectivity facilities, and it's only happening because of Honorable Prime Minister's vision, active policy, because Honorable Prime Minister wants that Northeast should become the growth engine for India, and he always termed, because of its available potential, is that it is the Australasia of the country, and he sincerely wants that Northeast India should become half of the entire Southeast Asia in the productivity, in the innovation, in all aspects. So I believe that is why we are also exploring, and Seatway Port has already been built. Now it's become operational. Now the Kaladan 159 kilometers length, and also the other parts connecting to Mizoram is 110 kilometer by road. This is under construction. It is going to be completed by 2027, and this is definitely going to empower us, strengthen us for speedy growth of our economy, and particularly the people of Northeast who are in the business sector, particularly trading sectors, exporter, importer, and also the entrepreneurs, and also the farmers, whether it is agriculture, horticulture, pisciculture, dairy, in all the production sectors, whoever are there, they are also going to get benefit out of this connectivity enhancement. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान सिर्फ अभिनय करते हैं, बोले तेजस्वी यादव। पटना में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, चिराग पासवान की कोई विचारधारा नहीं है, वे सिर्फ एक अभिनेता की तरह व्यवहार करते हैं। 3 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके चिराग पासवान ने बेतुकी बातें करने के अलावा कोई ठोस काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में लोकतांत्रिकी अधिकारियों को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा, 9 जुलाई को मैं और राहुल गांधी चक्का जाम करेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों की मताधिकार छीना जा रहा है। अब उनके अन्य अधिकार भी छीन सकते हैं। हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना ही होगा। डीजीपी ने भी एक्सेप्ट किया कि पुलिस का रिस्पांस लेट था खेमका वाले मामले में। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के दुलारे मुख्यमंत्री, चिराग जी के प्यारे हो गए मुख्यमंत्री, और इन सब लोगों ने जो है अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते कि मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। आखिर क्या हो रहा है? एक घटना होती है थाना बगल में, 2 मिनट में पैदल चल के आ जाए, लेकिन 2 घंटे लेट आई खेमका जी का, और अब तक हत्यारे नहीं पकड़े। हमारे गोली चली, क्या हुआ? एक खेमका जी के यहाँ उनके घर के बाहर उन्हीं की हत्या कर दी गई। अभी जो है नालंदा में ट्रिपल मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया, सिवान में ट्रिपल मर्डर हो गया। आपका डीएवी स्कूल के बाहर सगुना मोड़ के जस्ट चंद दूरी पर जो है गोली मार दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी गोली चल रहा है, कभी आपका विश्वेश्वरैया भवन के सामने गोली चल रही है, और अपराधी जो है नहीं पकड़े जा रहे। आप समझिए क्या स्थिति बनी हुई है, जेलों की क्या स्थिति बनी है। अगर जेल में भी छापा मारा जा रहा है तो जेल किसके अंतर्गत है?
ये पूरी तरीके से भयावह स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है पूरे बिहार में। यहाँ इसी राज्य में मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि भैया लाइसेंस ले लो, अब हमारे भरोसे मत रहो। तो आप समझिए क्या स्थिति बनी है बिहार में। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब जब भाजपा सत्ता में आती है, नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते हैं, तब जो है अपराधियों को जेल से बाहर निकालने में नए नए कानून बनाए जाते हैं। पेरोल अपराधियों को दिया जाता है और जितना ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में हो रहा है, जो काबिल अधिकारी हैं उनको सेंटिंग, जो नॉन परफॉर्मर जो है पैसा देके डीके टैक्स देके जो आएगा उसका मेन जगह पोस्टिंग। अब पोस्टिंग भी चुनाव को देखते हुए हो रहा है, जातीय समीकरण को देखते हुए हो रहा है कि फलना जात का आएगा तो यहाँ ऐसे उनको प्रताड़ित करेगा। ये केवल इसी पे सरकार चल रही है। आज कौन सुरक्षित है बिहार में? ना डॉक्टर सुरक्षित है, ना इंजीनियर सुरक्षित है, ना कारोबारी सुरक्षित है, ना किसान की बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना मुखिया सुरक्षित है, ना भाजपा के नेता हो या और कोई दल के नेता हो, कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। आखिर इस राज्य में सुरक्षित कौन है? भयावह स्थिति है। बिहार में जितने कारोबारी हैं उनको डर लग रहा है, बाहर निकलने से डर लग रहा है। कारोबार क्या चलाएगा? अगर कारोबारियों को ये सुरक्षित नहीं रख सकते तो ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए बिहार को। कारोबारी रहेंगे तब तो इंडस्ट्री आएगा, बाहर से कौन आएगा? बिहार वाले को ही ये सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दी हुई है। बिहार के कारोबारियों को गोली से भूना जा रहा है। 5 साल पहले उनके बेटे को मारा गया, आज इनको मारा गया। अब तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। ये पाताल का रास्ता कहां से जाता है भैया? जरा पूछो उप मुख्यमंत्री से। भाषण देने में माहिर लोग हैं, पाताल से खींच के ले आएंगे। अरे 5 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से क्या कर रहे हो? इतनी घटनाएं हुई है, बताओ कहां गए थे तुम? पाताल जरा दिखा दे कैसा होता है। पटना के शहर के सबसे क्रीमी जगह गांधी मैदान से अपराधी गोली मार करके चला जाता है। ये बात ये लोग पाताल का कर रहा है। सब अपराधी लोग अपने घर में बैठा रखे होंगे। आपके घर के सामने भी फायरिंग हुई लेकिन अभी तक कुछ पकड़ा कोई नहीं पकड़ा जाएगा भाई। इस राज्य में अपराधियों को छूट है क्योंकि नैतिकता ही बिक गया है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, अचेत अवस्था में है। बीजेपी अपराधियों को बढ़ा रही है। लेकिन जेडीयू बोले कि आरजेडी लॉ एंड ऑर्डर को ज्ञान हमको नहीं दे। आप लोग हम ज्ञान नहीं देंगे तो इनको ज्ञान ही नहीं है। इनके मुख्यमंत्री को ज्ञान नहीं होगा कि यह मर्डर हुआ है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये लोग चू तक नहीं करेंगे। तो चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार 243 लॉ एंड ऑर्डर पर आईना दिखा रहे हैं सरकार को, क्या है आखिर उनका क्या मंशा है उनकी? अब चिराग पासवान जी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये तो खुद ही बताएंगे। हनुमान जी रहे हैं। अब वो उनका मांझी जी का लड़ाई सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं वो हमको नहीं पता। सीट वाला सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं पता। बिहार से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये हमको नहीं पता। किसके हनुमान हैं, किसके क्या हैं, ये भी हमको नहीं पता। चिराग पासवान जी के पास एक बात तो तय है कि कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। बढ़ रहा है अपराध पे कमेंट करेंगे लेकिन सरकार का समर्थन करेंगे। जो लोग संविधान को खत्म करेगा, आरक्षण को खत्म करेगा, बाबा साहब को गाली देगा, उसके साथ खड़े रहेंगे। इनको अपने से मतलब है। इन लोगों को सत्ता में बैठे लोग बस अपने आप से मतलब है। बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। ये इनका तीसरा टर्म है एमपी को। बताओ एक काम जो चिराग पासवान जी ने जमुई की लगड़ किया हो तो, या केंद्र मंत्री रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, एक काम बिहार के लिए किए हो तो
काम करना नहीं है, बकवास ज्यादा करना। सब तो एक्टर सब है ना वहाँ, एक्टिंग करने में क्या दिक्कत है किसी को, करे लोग एक्टिंग। 9 तारीख को सर चक्का जाम 9 तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। पासवान जिस तरीके से लगातार 243 लॉ एंड ऑर्डर पर आईना दिखा रहे हैं सरकार को, क्या है आखिर उनका क्या मंशा है उनकी? अब चिराग पासवान जी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये तो खुद ही बताएंगे। हनुमान जी रहे हैं। अब वो उनका मांझी जी का लड़ाई सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, वो हमको नहीं पता। सीट वाला सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं पता। बिहार से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये हमको नहीं पता। किसके हनुमान हैं, किसके क्या हैं, ये भी हमको नहीं पता। चिराग पासवान जी के पास एक बात तो तय है कि कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। बढ़ रहा है अपराध पे कमेंट करेंगे लेकिन सरकार का समर्थन करेंगे। जो लोग संविधान को खत्म करेगा, आरक्षण को खत्म करेगा, बाबा साहब को गाली देगा, उसके साथ खड़े रहेंगे। इनको अपने से मतलब है, इन लोगों को सत्ता में बैठे लोग बस अपने आप से मतलब है, बिहार बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। ये इनका तीसरा टर्म है एमपी को। बताओ एक काम जो चिराग पासवान जी ने जमुई की अगर किया हो तो, या केंद्र मंत्री रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, एक काम बिहार के लिए किए हो तो। काम करना नहीं है, बकवास ज्यादा करना। सब तो एक्टर सब है ना वहाँ, एक्टिंग करने में क्या दिक्कत है किसी को, करे लोग एक्टिंग। 9 तारीख को सर चक्का जाम 9 तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, ट्रीटमेंट प्लांट बंद, गंदगियां नदियों में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए प्रदेश की पर्यावरणीय स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश में ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। नालों का गंदा पानी और सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में डाला जा रहा है। इससे नदियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और जल स्रोत बर्बाद हो रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, वहां की नदियों में इतना अधिक अवैध उत्खनन हुआ है कि अब हर जिले में सड़कों और खेतों के किनारे मिट्टी और रेत के ठीठे खड़े हो गए हैं। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि किसानों और स्थानीय लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। इधर मैं देख रहा हूं, आज भी एक अंग्रेजी अखबार में मैंने देखा कि कुछ लोग गोमती में उतर करके गोमती की सफाई कर रहे हैं। इससे पहले एक और अंग्रेजी अखबार प्रतिष्ठित था, उसमें मैंने गोमती को। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर तीखा हमला, क्या पहलगाम के आतंकी भाजपा में है? मुंबई में शिवसेना यूबीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उन्होंने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, क्या पहलगाम के आतंकी भाजपा में शामिल हो गए हैं? वे अब तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं? या फिर ये भी भाजपा के वॉशिंग पाउडर का मामला है? उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि भाजपा में शामिल होते ही गंभीर आरोपों पर भी चुप्पी साध ली जाती है, जैसे सब कुछ धुल जाता हो। वहीं महाराष्ट्र में मराठी भाषा विवाद पर बोलते हुए ठाकरे ने सफाई दी, हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम भाषा को जबरन थोपने के खिलाफ है। मराठी का सम्मान हो, ये हमारी प्राथमिकता है। ये तो गिरे हुए, मतलब उनकी कुछ तुलना किसी से हो नहीं सकती, और यही महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी के दुश्मन है। और फिर मेरा सवाल यही है
कि ठीक है हम हमारा जो कुछ है देख लेंगे, लेकिन पहलगाम के आतंकवादी भाजपा में गए क्या? कहाँ गए वो? मिल कैसे नहीं रहे? तो शायद यही हो सकता है कि कोई कुछ भी करे और भाजपा में आता है तो वॉशिंग पाउडर भाजपा तो हाँ, और अभी नहीं इतना ही नहीं, लेकिन वो उनको शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे दुनिया में आवाज उठाया, हमारे भी लोग MP उन्होंने वो लेके गए थे, अच्छी बात है, हमने तो समर्थन दिया था, लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ अब खेल खेलते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती? हिंदुत्व और मराठी को एक कर रहे हैं और उनका कई नेताओं ने सुनो, पहली बात ऐसी है कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं, जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां तीसरी भाषा कौन सी होगी? तीसरी भाषा कौन सी होगी? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल को अपमानित कर रही है बीजेपी, बोले कुणाल घोष। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। कुणाल घोष ने कहा, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी पार्टी लगातार इस राज्य को अपमानित कर रही है। ये सिर्फ अपेक्षा नहीं, एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला करते हुए ये भी कहा, बंगाल की जनता ने पहले ही भाजपा को नकार दिया है। लोकसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, हर बार लोगों ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर भरोसा जताया है। West Bengal is important, no doubt West Bengal is important, but due to their insultation to West Bengal, due to they usually deprive West Bengal, they insult West Bengal, they don't honor West Bengal. So West Bengal is important, and more important is the public of West Bengal. They have rejected Bhajpa, and this time also in the coming assembly election, for the fourth time, Mamata Banerjee के leadership में, under the leadership of Mamata Banerjee, Trinamool Congress will form the government, and the seats of Bhajpa in last Lok Sabha election in West Bengal, seats of Bhajpa had been reduced, and Trinamool Congress we had more seats, more MPs, and in the assembly elections also Trinamool will go up and Bhajpa will be reduced more. Shubhendu Adhikari said that Trinamool is somewhere they're afraid of the ECI notification because some Rohingyas, Muslim Party voters of the TMC who will be cut off. We don't afraid of something because we have faced all the conspiracies, all the irregularities since the left regime, and now in central government Bhajpa is misusing their power, and they are try to influence the National Election Commission. We have certain objections, but we have full faith in public of West Bengal, so we are confident that our number of MLAs, we shall get larger number of MLAs, and the Bhajpa they will be. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोहाली में सीएम भगवत मान और अरविंद केजरीवाल का संयुक्त उद्घाटन। पंजाब के मोहाली में मुख्यमंत्री भगवत मान और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त रूप से एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने कहा कि ये प्लांट न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा, हमारी सरकार साफ पानी, स्वच्छ वातावरण और हरियाली के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में मिले अनुभव को पंजाब से लागू कर यही हमारी बुनियादी सुविधाओं को सुधार रहे हैं। ने हिस्सा भी लिया, मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ JEE ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, JEE ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੱਢਤਾ ਕੋਈ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ भी साझा करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। अभी मैंने और मान साहब ने ये प्लांट पूरा घूमा। 15 MGD का प्लांट है और वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स इन द कंट्री। तो इन्होंने मुझे बताया कि 2-3 राज्यों से वहाँ के इंजीनियर्स, सरकारों के इंजीनियर्स यहाँ पे आके देख चुके हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्या है इस प्लांट के अंदर जो दूसरे राज्यों के इंजीनियर्स आके देख रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि जो सीवेज साफ होके जो पानी बनता है, उस पानी की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे सबसे बेहतर है। उसको बीओडी में कहते हैं। जितना ज़्यादा बीओडी होता है उतना गंदा पानी होता है। तो जैसे जो पानी यहाँ आता है वो 300 बीओडी का होता है, और अभी जो निकल रहा था पानी वो हमने देखा वो 2.6 बीओडी का था। दिल्ली में जो हम पानी बनाते थे वो 10 बीओडी का, जो हमारे दिल्ली में लेटेस्ट अभी प्लांट्स लग रहे थे वो 10 बीओडी के थे। तो ये यहाँ पे जो पानी जो बन रहा है, साफ होके बन रहा है, वो पानी की जो क्वालिटी है वो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मुझे नहीं पता इन द कंट्री वन ऑफ द बेस्ट है या इन द कंट्री। तो उनका कहना है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। 2.6 बीओडी इज मतलब थोड़ा सा और कम कर दें तो पीने लायक ही हो जाएगा वो पानी। तो जो मान साहब सिंगापुर में कह रहे थे, सिंगापुर में वो जो ज़ीरो वाटर है वो अपने सीवेज का पानी पीते हैं। वो सीवेज का, पूरे सिंगापुर का सीवेज का पानी नदी के अंदर अपस्ट्रीम डाल दिया जाता है। अपस्ट्रीम से वो 10 किलोमीटर नदी आके बह के आती है, वहाँ से पानी को उठा के और पानी को ट्रीट करके और इतना ट्रीट कर देते हैं कि वो पीने लायक बन जाता है। तो वो पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करते। इसके बाद मुझे बताया गया मोहाली पूरा का पूरा सीवेज से कनेक्ट हो गया है। अब मोहाली का कोई भी सीवेज जो है वो अनट्रीटेड नहीं रहेगा, पूरा मोहाली का सीवेज ट्रीटेड हो गया है। तो हमारी कोशिश है कि पंजाब के सारे शहरों को हम मोस्ट मॉडर्न सिटीज बनाएं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लुधियाना में सीएम मोहन यादव का बयान पंजाब में निवेश के आरोपों को लेकर आयोजित एक इंटरएक्टिंग सेशनल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशों के बीच सहयोग और साझेदारी पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने लुधियाना की ऐतिहासिक और औद्योगिक विरासत की सराहना करते हुए कहा, लुधियाना का इतिहास सिंधु और घाटी सभ्यता से भी पुराना है। यहाँ के लोगों की उद्यमशीलता ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद एवल और हीरो जैसे बड़े साइकिल ब्रांड्स ने यहीं से अपने सफर की शुरुआत की थी। ये शहर मेहनत और नवाचार की मिसाल है। मोहन यादव ने आगे कहा, अगर पंजाब का बड़ा भाई है तो मध्य प्रदेश उसका छोटा भाई है। हमें आपस में सहयोग करते हुए एक दूसरे से सीखते हुए काम करना होगा ताकि देश को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के साथ पंजाब में जो उद्यमशील उद्योगपति हैं वो यहाँ भी काम करे, हमारे यहाँ भी काम करे, इसको लेकर के आज मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से रोड शो का आयोजन किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लुधियाना भारत का मैनचेस्टर है। व्यापार, उद्योग, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियों का ये एक तरह से राजधानी वाला स्वरूप है। ऐसे में इस प्रमुख औद्योगिक नगर में आकर के हमारी राज्य की भी औद्योगिक पॉलिसियों पे हमारे अलग अलग सत्र होकर के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स के साथ एक प्रमुख कार्यक्रम संपन्न हुआ। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग, साइकिल, ऑटो पार्ट्स, फास्टनर्स,
मशीन टूल्स, स्पोर्ट्स उपकरण इत्यादि क्षेत्र के अलग अलग निवेशकों से विस्तृत चर्चा हुई और हमारे राज्य सरकार की 18 से ज्यादा पॉलिसियों में इस सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं उससे जुड़ी जानकारी दी गई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पॉलिसियां इतनी आकर्षक है, अधिकांश यहाँ के निवेशकों ने हमारे राज्य के साथ जुड़ करके निवेश की संभावनाओं पे अपनी रुचि दिखाई है। बड़े उद्यमशील जो अपने आप में यहाँ भी राज्य में काम करते हैं और कई सारे उद्यमशील पहले से हमारे अपने राज्य में भी काम कर रहे हैं, जैसे माननीय राजेंद्र गुप्ता जी ट्राइडेंट ग्रुप के माध्यम से पंजाब में भी काम करते हैं और मध्य प्रदेश से भी उनका अपना संबंध है। इसी प्रकार से MP ओसवाल जी चेयरमैन वर्धमान ग्रुप, उनका भी अपना राज्य में और वहां हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर काम करते हैं। संजीव कालरा जी, संजीव पाहुआ जी, दिनेश ओसवाल जी, नाहर ग्रुप MD सुभाष चंद्र रालहन ग्रुप आदि कई सारे स्वनामधन्य बड़े उद्यमियों ने हमारे साथ मंच शेयर किया। और आज के इस कार्यक्रम में जीतो, AIPC, FICO, CICU, FIEO जैसे अलग अलग एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों ने मध्य प्रदेश में निवेश कराने के लिए आश्वासन भी दिया। संवाद सत्र में 15 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों ने 1-to-1 बैठक करके उनके अपने ऑफर भी दिए और राज्य की पॉलिसियों को लेकर के मुझसे स्वयं से चर्चा की। हमने उनको आश्वस्त किया है, हमारी राज्य सरकार बिजली, पानी, सड़क और रोजगार परक ऐसे कई कारखानों में व्यक्ति परक लेबर के लिए प्रति लेबर 5,000 की इंसेंटिव देकर के हम प्रोत्साहन देते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए कई प्रकार के निवेश की संभावना आई। माननीय राजेंद्र गुप्ता जी ने बड़ा निवेश की घोषणा भी की और खास करके ओपन यूनिवर्सिटी के दृष्टि से भी हमारे पुराने प्राचीन इतिहास को जोड़ते हुए एक यूनिवर्सिटी की कल्पना करते हुए उन्होंने उज्जैन में बड़ा एक अपना कैंपस खोलने की बात कही। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। लुधियाना प्रवास के दौरान उद्योग क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों का भी मैंने खुद ने भ्रमण भी किया है। वर्धमान इंडस्ट्री, दीपक फास्टनर्स, ट्राइडेंट ग्रुप इत्यादि कई जगह हमने उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण, श्रमिक प्रशिक्षण, निर्यात क्षमताओं का अवलोकन मौके पे जाकर किया है। आज जब मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं तो यद्यपि हमने हर स्थान पर जहां इस प्रकार के रोड शो किए वहीं आए हुए निवेशकों के प्रस्ताव पर यथायोग्य हमने अपने प्रेस को साझा किए हैं। इसी तरह से लगभग ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा यहां इस रोड शो के बाद 6,000 मजदूरों को काम दिलाते हुए 5,000 करोड़ की मध्य प्रदेश और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में भी 5,000 करोड़ का निवेश की आज उन्होंने घोषणा की है। रालसन टायर्स लिमिटेड द्वारा श्रीमान राजीव पाहवा जी जो चेयरमैन है 2,000 लोगों को रोजगार दिलाते हुए 2,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में करने की घोषणा की। वर्धमान इंडस्ट्री श्रीमान SP ओसवाल जी ने PM मित्रा पार्क धार में 1,581 करोड़ अर्थात 1,581 करोड़ की घोषणा की है। AB कोटस्पिन इंडस्ट्री दीपक गर्ग जी द्वारा 1,300 करोड़ की निवेश की घोषणा की गई है। नाहर ग्रुप द्वारा 1,100 करोड़ की, दीपक फास्टनर संजीव कालरा जी द्वारा 1,100 करोड़ की, मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशली खास करके श्रीमान अनूप बेक्टर द्वारा पीथमपुर में 700 करोड़ की, हाईलैंड एथनॉल द्वारा अमित मोदी जी द्वारा 600 करोड़ की नरसिंहपुर में घोषणा की गई। अलग अलग प्रकार की ऐसे कुल मिलाकर के भगवती लैक्टो वेजिटेरियन द्वारा श्रीमान सुशील मित्तल जी द्वारा मोहासा बवई में 500 करोड़ की, एग्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 600 करोड़ की, बान ग्रुप द्वारा 200 करोड़ की, इसी प्रकार से मेथ्या ग्रीन टेक द्वारा 100 करोड़ की, टीके स्टील उद्योग द्वारा 200 करोड़ की, KG एक्सपोर्ट्स हरीश दुआ जी द्वारा 400 करोड़ की, महालक्ष्मी प्रोसेसिंग द्वारा 125 करोड़ की, कुल मिलाकर के लगभग 15,606 करोड़ की घोषणाएं मध्य प्रदेश में निवेश करने की हुई है। साथ ही साथ 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार वहां दिलाया जाएगा। का इतिहास वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले प्रारंभ हो गया, बाद के काल में भी हर काल में हर समय 2000 साल पहले, 500 साल पहले लोधी वंश में,
अलग अलग समय में यहाँ के अपने उद्यमशील लोगों ने अपने वस्त्र से, लघु उद्योग से, अपने इस पूरे देश तो ठीक है, ईरान और आगे तक भी कई सारी जगह तक अपने व्यापार व्यवसाय से पहचान बनाई। और अभी आजादी के बाद और साथ में तो 40 से 47 तक का दशक, कहाँ छोटी छोटी साइकिलों के इतने जबरदस्त रूप से काम करने वाले लोग मिले। A1 साइकिल और दूसरी कौन सी साइकिल, हीरो। क्या बात है, हीरो का विज्ञापन भी क्या आता था, लेकिन कोई एक बात नहीं, सभी क्षेत्रों में मैं मान के चलता हूं। मध्य प्रदेश और खास करके पंजाब के संदर्भ में कहूं तो ये सगे बिछड़े हुए भाई है दोनों एक तरह से। इनको मैं इस नाते से भी बधाई देता हूं, क्योंकि एक तरफ पंजाब का गेहूं और एक तरफ मध्य प्रदेश का गेहूं, दोनों किसी से कम नहीं है। पंजाब बड़ा भाई है तो मध्य प्रदेश छोटा भाई है। हमको मिलकर के काम करने की आदत है। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला, हमने सब में, ये बात तो सही है, जैसे राजनीतिक दलों को छूटे नहीं, कोई कहीं भी आकर के काम करे, अपनी पहचान बनाए। हमारे लिए भी तो छूटे है कि हम आपको आमंत्रित करें कि आप भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं, यहाँ भी काम करें, मध्य प्रदेश भी काम करे। सरकार आपको सब मदद करने के लिए तैयार है, किसी प्रकार से कोई कमी आने वाली नहीं। जब मैं दिल खोल के बात कर रहा हूं तो आपका भी दिल खोल के संदेश तो आना चाहिए। सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर मैं पॉलिसियों पे बात नहीं करूंगा। पॉलिसियों पे बात करने के लिए हमारे सारे अधिकारियों ने बात कर ली कि हम किस किस प्रकार से कैसे कैसे मदद करेंगे, और उसी प्रकार से जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और यहां भी काम कर रहे हैं, ऐसे स्वनाम धन्य ऐसे सारे हमारे परिवार से जुड़े हुए उद्योगपति भी मंच पे बैठे हैं। और जैसे आपके साथ हम बैठ करके बात कर रहे हैं कि ये बात सही है, बदलते दौर में जब हम भारत को सिरमौर बनाना चाहते हैं, आज के दौर तो और कैसा आकर्षक है। देखो, बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष छोटे छोटे मामले में रोज व्यापार की बात करते हैं। ऐसी बात करते आपको मालूम है, एक तरफ युद्ध की बात चलती और हाथों हाथ डील की बात भी चलती। ये नया दौर का समय आया। कभी अपन ने सुना था कि ऐसा कोई होने वाला, लेकिन ये समय वास्तव में सजगता का भी और तत्परता का भी और इसी प्रकार से त्वरित गति से निर्णय लेने का भी, समय के साथ बदलते दौर में हमको कदम से कदम मिला के चलना। वैसे तो मैं उद्योगपतियों को ऐसा भी मान के चलता हूं, उद्योगपति केवल अपने लिए इंडस्ट्री नहीं चलाता, आपके माध्यम से कई सारे लोगों का पेट पलता है, गरीबों की जिंदगी में उजाला आता है। इसलिए आपको बधाई देता हूं। ये भी बहुत बड़ा पवित्र काम आपके माध्यम से होता है। ये एक तरह से हमारे उस पवित्रता के भाव को रेखांकित करता है, जिसके कारण से हमको लगता है कि ईश्वर ने हमको अगर जन्म दिया है तो हमारे अपने जीवन में, हमारे जीवन यापन के माध्यम से हमारे परिवार का तो हम पालन पोषण करते ही हैं, लेकिन हमारे पालन पोषण के करते करते हमारे देश की आर्थिक समृद्धि भी आई और परमात्मा ने हमको यश दिया, तो हम अपने यश को भी हासिल करें और बदलते दौर में समय के साथ बदलते जाएं। आप मित्रों, आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लुधियाना में निवेशक रोड शो में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लुधियाना में आयोजित एक निवेशक रोड शो में शामिल हुए। ये रोड शो राज्य सरकार की उद्योग एवं रोजगार वर्ष पहल के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश न केवल भूस्थ स्थानीय दृष्टि से देश के केंद्र में स्थित है, बल्कि यहाँ बुनियादी ढांचा, नीति समर्थन और स्थित सरकार का मजबूत तंत्र भी है। उन्होंने लुधियाना के उद्यमियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि आप मध्य प्रदेश में निवेश करें, हम सुविधाएं देंगे, समर्थन देंगे और साथ में राज्य और देश के विकास में भागीदारी बनेंगे। के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देंगे श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाओं पर अब हम एक फिल्म भी देखेंगे। सो आप सबसे आग्रह है कि आप स्क्रीन की तरफ अपना ध्यान लगाएं और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को। धन्यवाद। If you
seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities? If you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and has many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring the vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बेटियां निडर होकर बढ़ा रही है शिकायत दर्ज करने का साहस। केंद्रीय मंत्री अनुपमा देवी ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न की बढ़ती रिपोर्टिंग पर बात करते हुए बताया कि आज बेटियां निडर होकर अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ रही है। पहले कई बार माता-पिता शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाते थे, लेकिन अब जागरूकता बढ़ रही है और लोग खुलकर मामलों को सामने ला रहे हैं। मंत्री ने सोशल मीडिया की भूमिका को भी अहम बताया, क्योंकि इससे के माध्यम से जागरूकता फैलती है और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। उन्होंने कार्यस्थल पर उत्पीड़न रोकने और बच्चों के खिलाफ अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए POSH अधिनियम के तहत अपग्रेड किए गए शीवॉक्स पोर्टल का जिक्र किया। ये पोर्टल पूरे देश में महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए मजबूत उपायों और लैंगिक समानता के प्रतीक बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है। अन्नपूर्णा जी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुखर रही हैं। महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी भी भारत में हम देख रहे हैं रेप वगैरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है। तो क्या स्टेप्स भारत सरकार ले रही हैं और एज अ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर आप क्या ले रही हैं? देखिए, जो घटनाएं, ये बात सही है कि अभी के समय में जिस तरह से हम लोग देखते हैं, तो एक तो ये भी है कि घटनाएं पहले होती थी तो शायद रिपोर्टिंग कम होता था। अब लोग रिपोर्ट दर्ज कराने लगे हैं। अब कहीं भी पहले छोटी मतलब कोई घटना हुई तो माता पिता भी रोक देते थे, लोग क्या बोलेंगे या से वो, लेकिन अब है कि अब बेटियां निडर होके अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो वो सीधे जाके वो रिपोर्ट करती है। साथ ही साथ सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया भी एक जरिया है कि हर एक छोटी छोटी चीजों को, हर एक घटनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग वायरल करते हैं। तो इसलिए रिपोर्टिंग भी ज्यादा होने लगी है और लोगों में जागरूकता आई है
लोग अब बिल्कुल बराबरी का जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी की तो निश्चित रूप से ये चीज एक आया है कि अगर अब कोई बर्दाश्त नहीं, हम सह के नहीं रहेंगे, छोटी भी समस्या है या कोई घटना घटी है तो हम बताएंगे। तो इस तरह से तो, और उसके अलावा अभी हम विभाग के माध्यम से भी हम लोग जैसे पॉस एक्ट के तहत वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए भी हमने सी बॉक्स पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया। उसमें इंटरनल कमेटी होती है, लोकल कमेटी होती है, तो कोई भी अगर वर्किंग प्लेस में भी अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो रिपोर्ट वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ पॉक्सो के तहत भी काफ़ी जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट वगैरह बनाकर अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो तत्काल सुनवाई हो सके। तो कई ऐसे सेफ्टी मेजर भी अपनाए जा रहे हैं विभाग भारत सरकार की ओर से भी, ताकि कानूनी तौर पर भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसका प्रावधान भी। अभी जो 3 नए कानून आए हैं BNSS उसके माध्यम से भी बहुत सारे नियमों को कड़ाई के साथ अगर इस तरह के कृत्य होते हैं तो उसके लिए भी कार्रवाई के लिए कड़ी से कड़ी कानून व्यवस्था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस हर चुनाव हारने की आदी है, बोले नुमान मोमिन। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमान मोमिन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस अब हर चुनाव हारने की आदी हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल है। इन सभी में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, राहुल गांधी इस बार चुनाव हारने का विश्व रिकॉर्ड बना सकते हैं। कांग्रेस लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है और इसका मुख्य कारण राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता की कमी है। कांग्रेस इज accustomed to this defeat repeatedly in every election, beginning from the panchayat, then autonomous council, assembly and parliament. So this 5 states, Assam, Kerala, West Bengal, Tamil Nadu and Puducherry, the coming year election will be held and Rahul Gandhi will have a Guinness World Record in this time of losing election. So their nature, character and the misrule and the sin they have committed in the past, and this is the side effect of Congress regime. So people are denying them again and again and again. Under the Rahul Gandhi's leadership, they will have the same taste. So Rahul Gandhi is born to be defeated, and he will never have the taste of winning any election. So this leader, unfortunately, Congress tall leader they used to call, but because of Rahul Gandhi, Congress is losing election one after another. That is true, and it is not me I am telling. It is Congress leader themselves they are proclaiming. Because of the Rahul Gandhi's leadership, Congress is losing, and one by one all the tall leader of Congress they left and joined other parties. So still there are in queue leaving Congress and joining other political parties from Congress leadership. So Rahul Gandhi, this is a misfortune for him that losing all election, and he will lose again and again. Then I think he is born to make a record after record of losing election. This 5 election, BJP will perform very well under the dynamic leadership of Narendra Modi ji. People are attracted to our party because of good governance and all-round development. Sabka Saath, Sabka Vikas. Now people are having Sabka Vishwas. And the last thing Modi ji is trying to convince, Sabka Prayas. Most of the people are trying to
contribute for the nation integrity and growth, and the day is not far that all people will try to contribute their सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास. So this dream is not far. So people are integrated with BJP day by day, coming and closer by closer, inch by inch towards the BJP, and people, because only good thing our government is doing and good governance and that people oriented work our government has done. That's why common people are very much happy and attracted towards BJP. So what do you want to suggest the Congress leadership policy? Congress leadership, they should remove Rahul Gandhi and make a good leadership from the Congress, so that they can give counter to BJP government. Otherwise, as long as Rahul Gandhi will be in Congress leadership, so BJP will win all the election easily. So my suggestion is they should remove Rahul Gandhi and put another leader who is capable to bring together the Congress party and then give a strong contest against. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सशक्ति के बिना विकास संभव नहीं, बोले भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन का हवाला देते हुए देश के विकास मॉडल पर बड़ा बयान दिया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में 4 प्रमुख जातियां हैं, किसान, मजदूर, महिला और युवा। जब इन चारों का सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान सरकार भी इसी सोच के साथ प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है, चाहे वे किसानों की आय बढ़ाने की योजना हो, श्रमिकों के कल्याण की पहल हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम हो या फिर युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कदम हो। सरकार हर क्षेत्र में सक्रिय है। किया जाए। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान नहीं होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान नहीं होगा, हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इनका उत्थान होना आवश्यक है। इसलिए हम युवा के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा युवा के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं। पिछली सरकार के लगातार पेपर लीक होते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1.5 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? ये डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। इसलिए युवाओं को एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और 69,000 युवाओं को नियुक्ति देने का काम किया है। क्योंकि हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। हमने 69,000 नौकरियां दे दी हैं और आने वाले इसी महीने में हमारा रोजगार उत्सव होने वाला है, उसमें भी नौकरी देने वाले हैं। 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी। उसका कैलेंडर हमने निकाल दिया कि कब वैकेंसी निकलेगी, पेपर कब होगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। 188,000 निकाली हैं और अभी अगले महीने और निकलने वाली हैं। चिंता मत करिए। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आप चिंता मत करिए, हम 4 लाख नौकरी 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी युवाओं को दे करके रहेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप कहते हैं किसान के लिए, ये जो कैंप लग रहे हैं किसान के लिए है, क्योंकि किसान छोटी छोटी बात के लिए परेशान होता है। इसलिए किसान हमारा परेशान नहीं हो, उस काम को भी हम कर रहे हैं। किसान को सम्मान निधि देने का भी काम कर रहे हैं। किसान को हम फसल बीमा देने का भी काम कर रहे हैं। किसान के लिए एमएसपी बढ़ाया। आज पूरे देश के अंदर आपके यहां तो पानी है, गेहूं भी पैदा होता है। अगर गेहूं का सबसे ज्यादा अगर मूल्य है तो वो राजस्थान के अंदर है। ये राजस्थान के किसान को उसका फायदा मिल रहा है। हम किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। किसान के लिए
हमने 3500 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव के माध्यम से हमने लोन दिया है। यही नहीं, हम लगातार किसान के काम को देख रहे हैं, उनको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो, तारबंदी के लिए पैसा दे रहे हैं, डिग्गी के लिए पैसा दे रहे हैं, रास्ते ठीक हो उसके लिए पैसा दे रहे हैं, हम हर क्षेत्र में। और आप देख रहे हैं, किसान के लिए हमने कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। किसान हमारा सरकारी नौकर की तरह है। सरकार में जैसे टाइम फिक्स है, 10 बजे आता है, 5 बजे जाता है, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, सुबह 8 बजे जाइए खेत पर, बिजली का बटन दाबिए, शाम को 6 बजे तक काम करिए, आराम से बच्चों के साथ टीवी देखिए, समाचार सुनिए, नाटक देखिए, आराम से खाना खाइए और सोइए। और नहीं तो हमारी माता बहनों की चिंता रहती है। हमारी माता बहनें, जब हमारा भाई कोई खेत पर जाता है सर्दी के समय, माता बहनों को चिंता रहती है कि वो सर्दी में माँ खेत में जाकर के कूड़ मोड़ रहे हैं, वहां गेहूं में पानी दे रहे हैं, तो ये चिंता से भी मुक्ति मिलेगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने 27 तक कहा है, लेकिन अभी भी हमने 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम किसान के लिए हमने प्रारंभ कर दिया है। ये हमारी 1.5 साल की उपलब्धि है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने किसान के लिए भी काम किया, हमने मजदूर के लिए भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो महिलाओं के लिए हमने 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया है। 5,60,000 महिला को मात्र वंदना योजना से लाभान्वित किया है। 1 लाख बालिकाओं को लाड़ो प्रोत्साहन योजना के साथ हमने जोड़ा है। 25 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 10 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित करने का काम किया है। 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1271 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों के माध्यम से मां बाहुचर योजना प्रारंभ किया, उसका लाभ मिल रहा है। 72,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को QR कोड बनवाने का काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली सरकार के अंदर जो महिला अत्याचार थे उनमें 11% की कमी हमारी सरकार के अंदर आई है। ये हमने महिला उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह से युवाओं को बताया। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, हमारे गरीब के लिए हमेशा कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं, लेकिन इनका कभी गरीबी से वास्ता नहीं रहा, गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब से वास्ता रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, जिन्होंने 2014 के बाद गरीब कल्याण की जो परिभाषा बदली है, गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने अभियान चलाया है कि हम गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे, BPL मुक्त गांव बनाने का काम हमारी सरकार। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई। गुजरात के DGP विकास साहस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 15 मार्च 2025 से 31 मई 2025 के बीच कुल 1025 असामाजिक तत्वों की तड़ीपार किया गया है। ये नहीं, 800 से अधिक लोगों पर गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। DGP ने बताया कि पिछले 15 दिनों में NDPS एक्ट के तहत 17 अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है। आप जानते हैं कि 15 मार्च 2025 से गुजरात राज्य के जो अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं उनको सूचना दी गई थी कि 100 घंटे के अंदर आप असामाजिक तत्वों का लिस्ट तैयार करें और लिस्ट तैयार करने के बाद उनके विरुद्ध में असरकारक कार्रवाई करें। 15 मार्च से लेकर मई महीना के अंत तक 586 ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके विरुद्ध में हमने असरकारक कार्रवाई करते हुए उनके जो इलीगल स्ट्रक्चर्स थे, उनके घर थे, दुकान थे, फार्म हाउसेस थे, ऐसे 586 इलीगल स्ट्रक्चर्स को हमने डिमोलिश किया है। करीब 1857 ऐसे असामाजिक तत्व थे
जिन्होंने गैर कायदेसर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया था, उन गैर कायदेसर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को हमने काटने में हमने GEB की और अलग अलग हमारे जो संस्थाएं हैं उनके मदद से हमने सफलता प्राप्त की है और 1857 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध हमने ये कार्यवाही की है। 434 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में हमने बेल कैंसिलेशन का प्रपोजल अलग अलग कोर्ट्स को भेजा है और जो लोग क्राइम फॉर गेन करते हैं उनके बैंक अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए भी हमने सूचना दी थी। ऐसे 204 असामाजिक तत्वों के बैंक अकाउंट्स की स्क्रूटनी गुजरात पुलिस के अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मई महीना में हमने की थी। अभी तक हमने जो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में जो अभियान उठाया है 15 मार्च के बाद से, तब से लेकर मई महीना के अंत तक 1025 असामाजिक तत्व ऐसे थे जिनका हमने तड़ीपार किया है और 800 से अधिक असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में हमने पासा किया है, पासा का दरखास्त हमने किया है और पासा में हमने उन्हें डिटेन किया है। उसी तरह जो हमारे नारकोटिक के ऑफेंडर्स होते हैं उनके विरुद्ध में पिट NDPS हमारा एक डिटेंशन करने का प्रोविज़न है। पिछले 15 दिन में अगर हम बात करें तो 17 ऐसे नारकोटिक ऑफेंडर्स को हमने पिट NDPS में डिटेन किया है। गुजरात राज्य के कोस्टल सिक्योरिटी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आज एडिशनल DG कोस्टल सिक्योरिटी की ओर से एक प्रेजेंटेशन दिया गया और हमारे जो मरीन पुलिस स्टेशंस हैं, हमारे जो कोस्टल पेट्रोलिंग हैं, हमारे जो मरीन टास्क फोर्स हैं, उनकी कामगिरी की भी समीक्षा की गई। खास करके जो हमारे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हैं जो अलग अलग यूनिट्स में होते हैं, उनकी कामगिरी की भी हमने समीक्षा की और उनके कामगिरी को अधिक असरकारक भविष्य में कैसे बनाया जाए उसके लिए हमारे जो वरिष्ठ अनुभवी इतने सारे अधिकारी यहाँ क्राइम कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, उसमें हमने विचारों का आपले किया, परामर्श किया और पूरे ढंग से गुजरात पुलिस की भविष्य में कामगिरी और असरकारक किस तरह बन सके और परिणामलक्षी किस तरह बन सके, हम गुजरात को और अधिक पीसफुल कैसे बना सके, अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे हमने आज क्राइम कॉन्फ्रेंस में चर्चा की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था समझौता, बोले हरपाल चीमा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस सरकार के एक पुराने फैसले को पलटते हुए कहा, कांग्रेस कार्यकाल के दौरान BBMB की सुरक्षा CISF को सौंपने का पत्र जारी किया गया था, जिससे तत्कालीन मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने भी मंजूरी दी थी, लेकिन हमने उस फैसले को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा अब पंजाब विधानसभा में भी लाया गया है ताकि राज्य के हितों की रक्षा हो सके। देखिए, बहुत इस स्पेशल सेशन में बहुत सारी हमारी लेजिस्लेशन थी वो पेंडिंग पड़ी थी, उसको पास किया जाएगा और काफी सारे जो और इशू हैं उनको भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। और सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी में के समय में जो बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में इन्होंने कंसेंट दी थी, इन्होंने सहमति दी थी कि लेटर जारी किया था 21/10/21 में कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी ने बोला था कि हम ये डैम की सिक्योरिटी जो है वो CISF के हवाले करते हैं। आज वो कंसेंट, आज वो सहमति जो है हमने विड्रा करी है और इसको हम पंजाब की विधानसभा में भी लेके आएंगे और रेजोल्यूशन भी इस पे हम जो है वो मूव करेंगे और उसको पास करेंगे। और इसके अलावा जो हमने 3600 जो है स्पेशल एजुकेटर टीचरों की भर्ती का आज हमने उसको प्रवानगी दी है। जो स्पेशल केयर बच्चे होते हैं जिनको विशेष जरूरतें होती हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने 3600 पोस्टें क्रिएट करी हैं। आने वाले समय में ये 3600 पोस्ट्स हुआ में फिल करेंगे और उन बच्चों को हम अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे ताकि हमारे सोसाइटी में वो अपना योगदान डाल सके। और 2 हमने जो है नई यूनिवर्सिटियों की स्थापना करी है। और इसके अलावा जो किला रायपुर की जो स्पोर्ट्स की थी, जो बैलगाड़ियों की जो गेम होती थी, उसको बहुत लंबे अरसे पहले बंद कर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। आज उसके लिए हमने एक नया एक्ट लेके आए हैं, नया कानून बनाया है। तो आने वाले समय में पूरे पंजाब में ये गेम्स होएंगी और द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल, कंडक्ट ऑफ बुलडॉग
कार्ट रेस जो मतलब बैलों की रेस जो है वो उसका हमने रूल आज बना दिए हैं, तो वो भी इस एक्ट में इस सेशन में पास हो जाएंगे। सब वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो दी थी, उन्होंने बोला था कि आप पशुओं के ऊपर कोई क्रूअल्टी नहीं कर सकते। हम उसके लिए रूल बनाए हैं कि आप पशुओं को बिल्कुल उनकी गेमें करवाएं, पर लेकिन क्रूअल्टी जो है वो नहीं की जाएगी। उसके लिए हमने सख्त कानून बना दिया। अब गेमें होंगी नहीं, साउथ में होती हैं, बहुत सारे स्टेटों में बंद होती है, उन सभी स्टेटों ने खोल दिया, तो हमने भी जहां। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया में दुखद घटना पर बीजेपी विधायक का बयान। भाजपा विधायक विजय खेमका की इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं शोक संपन्न परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। विधायक ने बताया कि खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जैसे डीआईजी, डीएसपी और अन्य कर्मी मौजूद थे। पुलिस ने सभी 5 शव बरामद कर लिए हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खेमका ने आगे बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग टोटला छोड़कर भाग गए हैं। देखिए, बहुत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और ये ईस्ट ब्लॉक के जो रजीगंज पंचायत है, उसके तटगामा जो गांव है आदिवासियों का, वहाँ का ये निवासी थे, जिनके परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। और मैं उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और बहुत मैंने कहा पीड़ादायक घटना है कि एक ही परिवार के 5 लोग की इस तरीके से जघन्य रूप से हत्या की गई है। पुलिस सक्रिय है और पुलिस वाली में घटना स्थल पर भी गया था। वहाँ पूर्णिया के डीआईजी भी वहीं थे, एसपी और डीएम, डीएसपी, सारा पुलिस महकमा और जिला प्रशासन वहीं पर था। 5 जो शव थे उसको भी पुलिस ने प्राप्त कर लिया है और अभी वो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। और इस थाने में भी उस परिवार के जो बहन है, माताजी वगैरह आई हुई है, मैं उनसे भी मिला हूँ। और उस घटना में पुलिस ने जो मुझे जानकारी है 3 जो अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार भी किया है। पूरा गांव दहशत से खाली है, कोई गांव में वहाँ टोले में नहीं है। मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, जो पुलिस जिस ढंग से सक्रिय है, जो भी इसमें सम्मिलित अपराधी है वो कोई बचेंगे नहीं। सबको पुलिस काल कोठरी में डालेगी और कोई अगर इसमें साजिश करता भी है तो वो भी नहीं बचेंगे। जिस तरह की मुझे घटना स्थल पर और रानी पतराने पर जो जानकारी मिली कि उसमें जो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर मालिक है वो बगल के गांव का है, तो कोई भी ऐसा जो साजिश करता होगा वो बचेगा नहीं। और इस परिवार को आज वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इस परिवार को निश्चित रूप में न्याय प्राप्त होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये निर्मम हत्या हुई है पूर्णिया में और सरकार फेल है। देखिए, लोग उनके पिताजी के काल को खूब अच्छी तरह जानते हैं और उनको भी खूब अच्छी तरह पहचानते हैं। इस तरह की घटना में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये उस परिवार के प्रति संवेदना रखनी चाहिए। जो पीड़ित परिवार है, आज इसके यहाँ क्या गुजर रहा है, इसके और लोगों को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। और इस तरह का कोई भी इस दुख की घड़ी में बयान सामाजिक नहीं है, वो उस परिवार के अनुकूल नहीं है। और राजनीति अगर करनी है तो अलग बात है, कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन इस सरकार में कोई भी अपराधी चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कहीं हो, कोई भी साजिश करता चाहे कैसा भी हो, वो बचेगा नहीं। पुलिस प्रशासन, पुलिस इस घटना का पूर्णतः उद्भेदन करेगी और शीघ्र ही जो भी इसमें संलिप्त है और साजिश करता है वो काल कोठरी के अंदर रहे। कहीं न कहीं ये अंधविश्वास और निरक्षरता एक ये बड़ी वजह बन रही है इस तरह की घटना। देखिए, सरकार साक्षरता की दिशा में काफी काम कर रही है। इसी पूर्णिया में प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल कम थे,
आज शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां उच्च विद्यालय +2 नहीं है। सरकार का इसके प्रति जन जागरण का कार्य नहीं होता है। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज, पूर्णिया में शिक्षा के क्षेत्र में हर चीज है। लेकिन जो आपने कहा निश्चित रूप में ये जगने की और जगाने की चीज है। अंधविश्वास में कोई नहीं रहे और किसी भ्रम में भी कोई नहीं रहे। जो अगर कहीं कोई चीज है, अगर बीमार है तो उसका सही जाकर के इलाज करवावे, इलाज की व्यवस्था है। तो आपके माध्यम से हम इतना जरूर कहेंगे कि अंधविश्वास का अब समय भी नहीं है। काफी लोग जागरूक भी हो गए हैं, शिक्षित भी हो गए हैं, लेकिन और भी जागरूक होने की जरूरत है। खाना तो कहाँ पे होता है? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तवी नदी पर अमरनाथ यात्रियों की भव्य आरती। तवी नदी पर तट पर अमरनाथ यात्रियों की भव्य आरतियों का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और उन्होंने भक्ति भाव से आरती में हिस्सा लिया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की महिमा के गुणगान किया और पवित्र जल में दीप प्रज्वलित कर अपने मन की शांति और सुख समृद्धि की कामना की। शीश पर विभार विष्णु पद सरोजराशीष शीश पर विभार पथगासी पुण्य जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नरनाग विबुध बंदिनी जय जहन वालिका। विमल विपुलवासी वारी शीतल त्रैतापहार विमल विपुलवासी जय चकोर चंद्र नरनाग विबुध बंदिनी जय जहन वालिका। तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर तुलसी तब तीर तीर तू दिगंबरे मनु विनोद में वस्तुले तम विभर तुर बद्ध बंध कंधर दीपनि धरि धर धनुत अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह।
बढ़ते अगली खबर की ओर। SIR के लिए समय गलत, मानसून और बाढ़ प्रबंधक। AIMIM बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ये समय बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि अभी मानसून का मौसम है, बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और BLO के लिए कई गांवों में पहुंचाना बेहद मुश्किल है। ये वही वक्त है जब बिहार के मजदूर अपने घरों में पलायन कर रहे हैं। ऐसे में उनसे वापस आकर दस्तावेज प्रस्तुत करवाना बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। मुलाकात के बाद कहा है कि अगर सूची से 15-20% लोग छूट गए तो उनकी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी। हम SIR के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए समय मिलना चाहिए। यकीनन है कि हम जनाब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने बिहार के आम जनों की पीड़ा को बहुत ही निकटता से महसूस किया और उसके तमाम तर जो व्यवहारिक दुश्वारियां, दिक्कतें हो सकती हैं, कठिनाइयां हो सकती हैं, उसको विस्तार पूर्वक इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने में रखा है उसने। तो ये है और यकीनन है कि जो समय है ये गलत है। ये बारिश का मौसम है और बिहार में सैलाब है, नदियां हैं, कश्तियां हैं, बहुत सारे गांव में BLO को जाना बहुत मुश्किल है और ये वक्त बिहारी मजदूरों के प्लान का है ना। जाड़े के समय में जिस तरह से बहुत सारे गैर मुल्की परिंदे आ जाते हैं, ये वक्त है बिहार के मजदूरों का। आप देखेंगे उसको पंजाब के खेतों में जलता होगा, हरियाणा के खेतों में वो सड़ता होगा, ये उसकी कमाई का वक्त है। और ऐसे वक्त में उनके घरों में ये खबर देना कि आओ और अपना इलेक्शन वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाओ और अपना सबूत पेश करो, ये बड़ी बड़ी कठिनाई है। बिहार में जहां तक मामला है सिविल रजिस्ट्रेशन का, वो भी बड़ी दिक्कत की बात है कि 2005 में सिर्फ मात्र 15% लोगों का ही वहां पर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था, जबकि उस वक्त देश के अंदर में 62.5% लोगों का बन रहा था। बिहार में जो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट हैं, उनकी संख्या सिर्फ 14% की है। तो बाकी लोगों के पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि आपने 2002 में SIR किया और उस SIR में जिनको आपने दुरुस्त पाया उन्हीं का नाम तो 2003 की सूची में आया। तो 2003 की सूची में जिसको आपने अवैध करार पाया है, तो उससे अब किसी किस्म का कागज मांगने की क्या जरूरत थी? अब फिर अगर वह वैध थे तो फिर उनके बच्चे अवैध कैसे हो गए कि उनके बच्चों से जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं? आपने 3 अलग अलग जो कट ऑफ डेट्स निकाले हैं कि 87 से पहले पैदा होने वाले लोग, 2000 दिसंबर और 87 के बीच के दर 2004 के दिसंबर और 1987 और 2004 के दिसंबर के अंदर में पैदा होने वाले लोग, फिर 2000 दिसंबर के बाद से 4 के बाद पैदा होने वाले लोग। ये बताइए कि बिहार में जब जनरल मास को जन्म प्रमाण पत्र दिया ही नहीं जाता, फिर आप दूसरे कागजात आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आधार कार्ड को, आधार कार्ड को भी तो कहा कि भाई भारतीय होने का ये सबसे बड़ा सबूत है, आप उसको नहीं मान रहे हैं। लेबर कार्ड को नहीं मान रहे हैं, जो उनके यहाँ वृद्धा पेंशन मिलते हैं, ओल्ड एज पेंशन मिलते हैं, उनके कार्ड को आप नहीं मानते हैं, उनके राशन कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है साहब। उनका अपनी रजिस्टर्ड लैंड है, उसके डॉक्यूमेंट्स को आप नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकारी तौर पर आवंटित भूमि या आवंटित भवन मिला हो तभी वो कागजात मानेंगे। आप बैंक अकाउंट को नहीं मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि 1987 से पहले का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ऐसी कठिनाई आपने पैदा कर दी है कि लगता है कि SIR नहीं हो रहा हो, NRC हो रहा हो। लोग खौफजदा हैं क्योंकि आपने इसमें यह भी ला दिया है कि 3 बार BLO आपके घर पे जाएगा, आप नहीं मिल पाए, आपने अपना लिस्ट जमा नहीं किया, और तो अगर ERO उससे संतुष्ट हो गए और उसने ऊपर लिख दिया, ऊपर के पदाधिकारी ने ओके कर दिया, तो आपकी नागरिकता पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ी कठिनाइयों में डाल दिया है। इसलिए इसके लिए हम लोग SIR के खिलाफ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि समय अनुकूल नहीं है, इस समय को विस्तार किया जाए। और अभी रिसेंटली आपने 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराया है, तो आपने जिन लोगों को वैध करा दिया है, 2025 के इलेक्शन में कौन सा आंध तूफान खड़ा हो रहा, कौन सी बिजली गिर रही है आसमान से कि 2025 के इलेक्शन से पहले कराना जरूरी है? आप इसको समय विस्तार करिए, आप साल भर में कीजिए। बिहार को ही तजुर्बागाह क्यों बना रहे हैं? बिहार सबसे गरीब देश है, राज्य है, सबसे निरक्षर है, सुविधा पलायन वाला क्षेत्र है। ऐसा नेशनल लेवल पर आप कीजिए, हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये समय अनुकूल नहीं है। अगर आप कराना ही चाह रहे हैं, समय विस्तार कीजिए, इसको स्टे दीजिए और 2025 के इलेक्शन को इसे एग्जम्पशन दीजिए। आप
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की तवी आरती। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के दौरान एक खास धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में तीर्थयात्री तवी नदी के तट पर एकत्रित हुए। यह आयोजन भजनों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के बीच हुआ, जहां श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नृत्य करते हुए तवी आरती में भाग लेने के लिए एक साथ नजर आए।
भारत माता की वंदे 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 हर हर गंगे। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।